आज नहीं तो और कभी, आज नहीं तो और कभी लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हिंदी के क्लास 10th हिंदी के 8 मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। मोस्ट वांटेड का मतलब समझते हो, जैसे कि कभी देखा ही होगा कहीं पे दीवालों पर या फिर कहीं पर छपा हुआ होगा मोस्ट वांटेड अपराधी, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। मतलब उसका ये होता है, उस पे ये भी लिखा रहेगा कि जब आपने इसे खोज करके इस अपराधी को पुलिस को दे दिया तो आपको 10,000, 1,00,000, 20,000 जितने का भी उसके ऊपर इनाम रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? क्योंकि उस गैंग के लिए वो जो क्रिमिनल होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने इसका नाम मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस इसीलिए रखा है क्योंकि ये भी ऐसे है ना कि जैसे उस अपराधी को पकड़ने पर आपको पैसे मिलेंगे, वैसे ही अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लिए तो इसके लिए पैसे नहीं बल्कि नंबर आएंगे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। और ये सारी चीजें मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद निकाली है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा है केवल आप ही लोगों के लिए कि आप लोग के हिंदी सब्जेक्ट में अगर कम भी पढ़े तो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो चलिए हम बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आई हूँ, मैंने पहले ही अपने वीडियो के टॉपिक को क्लियर कर दिया है कि मैं इसमें आप लोग को हिंदी के 8 मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। वो भी हिंदी कौन से क्लास की? क्लास 10th के क्लास की, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना है जो कि 24 फेब को यानी कि 24 फरवरी को। तो देखो इसमें एग्जाम में ऐसा होता है ना कि जो 80% क्वेश्चन होते हैं वो केवल 20% सिलेबस से ही आते हैं, बस जो 20% सिलेबस होते हैं 80% क्वेश्चंस को कवर करते हैं। वो सब छोड़ो, बिल्कुल आसान भाषा में समझो कि इन 8 प्रश्नों को तैयार कर लोगे, बहुत अच्छे नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। सबसे पहला क्या है कि आपको पता होगा कि आपका जो हिंदी का पेपर है, आप ना एक कॉपी और पेन को लेकर के बैठो। उसमें क्या करो कि मैं जो भी पॉइंट्स को बताती जाऊंगी वो सारी चीजें नोट करते हुए चलना। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखे होंगे तो उसमें आपका क्या होता है कि गद्यांश आया रहता है। 6 नंबर के आते हैं, उसमें क्या करना होता है कि 2 नंबर के आप लोगों के लिए संदर्भ देना रहता है, यानी कि संदर्भ यानी कि वो कौन से चैप्टर से लिया गया, उसको लिखा किसने, उसके लेखक का नाम लिखना रहता है। और उसके बाद उसके नीचे जो हमारा पैराग्राफ दिया होता है उसमें अंडरलाइन किया हुआ होता है। तो 2 नंबर आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए मिलता है। इसके बाद 2 नंबर का आप लोग को एक क्वेश्चन दिया होता है, यानी कि पूरे 6 अंक आप लोग को केवल गद्यांश से क्लियर हो पाते हैं। तो अब हमारे पास उतना समय तो है नहीं दीदी, आप हमें इतना बता दीजिए कि इम्पोर्टेंट गद्यांश कौन से हैं, हम कौन से इम्पोर्टेंट गद्यांश को पढ़ ले कि बिल्कुल वही परीक्षा में आ जाए। अथवा करके देता है यार, अगर 2 को तैयार करोगे ना, अगर आपने 2 चैप्टर तैयार कर लिया अथवा में कहीं ना कहीं तो वो फंस ही जाएगा। तो गद्यांश में जो सबसे पहला चैप्टर है वो मैंने रखा है मित्रता वाले चैप्टर को। क्या फ्रेंडशिप के बारे में नहीं पता? मित्रता वाले चैप्टर को पढ़ लो। और इसे किसने लिखा है? ये हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है कि मित्रता किसने लिखा है, मित्रता नामक निबंध के लेखक कौन है। तो आप आंसर में बताओगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो जो सबसे पहला है मोस्ट वांटेड की श्रेणी में हमारे, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ मित्रता वाला चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने मित्रता वाले चैप्टर को क्लियर कर लेना है। अब केवल एक ही चैप्टर से होगा नहीं, मान लीजिए दीदी कि हमारे अथवा में दोनों में ये वाला चैप्टर नहीं आया तो एक दूसरा ऑप्शन तो होना ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि एक हमारा फेल हो जाए तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो सेकंड में क्या करो कि ममता वाले चैप्टर को तैयार कर लो, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो आपको ममता वाले चैप्टर को तैयार कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में ही है। दोनों में से अगर बात की जाए तो मित्रता वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन ये सारी चीजें आप लोग को तैयार कर लेनी है, समय ही आपके पास नहीं बचा है।
तो आप ममता वाले चैप्टर को तैयार कर लोगे और इसमें जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद गद्यांश का तो हमारा हो गया, लेकिन जो हमारा ऐसे ही हमारा सेम पद्यांश वाला भी आता है। पद्यांश में कैसे होता है कि जैसे देखो पद्यांश में भी सेम वही चीज होती है जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। इसमें भी आप लोग को क्या होगा कि 2 अंक का सबसे पहले पद्यांश के संदर्भ लिखना रहेगा। संदर्भ में आपको क्या लिखना रहेगा कि आपको लिखना रहेगा ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसको लिखा किसने है, तो 2 अंक आपको उसके लिए मिल जाएंगे। इसके बाद 2 अंक मिलता है रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए। अगर पद्यांश है तो उसमें रेखांकित अंश होंगे ही, उसकी व्याख्या भी करनी होगी, तो उसके लिए भी आपको 2 अंक मिल जाते हैं। इसके बाद अगली बात करें तो जैसे सेम टू सेम हमारा गद्यांश में था वैसे ही सेम टू सेम हमारा पद्यांश में भी होगा। इसमें भी जो 2 मार्क्स रहेंगे वो आप लोग के क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसके लिए आप लोग को 2 अंक मिल जाएंगे। यानी कि इन सारी चीजों को तैयार करोगे तो 6+ यानी कि 12 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे पास होने का नहीं बल्कि टॉपर बनने का तरीका बता रही हूँ। पास होने वाली ट्रिक तो मैंने पहले ही आप लोग को दे दी है, लेकिन मुझे सारे बच्चों को देखना है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो कि इसमें से टॉपर बन के बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले पद्यांश में कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है, तो सबसे पहला है पद, जिसे कि लिखा है सूरदास जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ोगे। और इसे ना गा गा करके पढ़ा करो। पता है मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे गा के पढ़ती थी और टीचर भी जो थे वो ऐसे गा करके पढ़ाते थे, तो सारी चीजें याद हो जाती थी। इसके बाद सेकेंड वाला चैप्टर है धनुष भंग, जिसको कि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मैंने पहले भी बताया था जैसे कि गद्यांश में मान लो ये वाला हमारे अथवा के रूप में नहीं आया तो आप लोग को दूसरा वाला ऑप्शन भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए क्या है कि जैसे आपका पद्यांश है, मान लो सूरदास जी का पद नहीं आया तो अथवा के रूप में आप क्या करोगे, अथवा के रूप में आपको धनुष भंग जो कि गोस्वामी तुलसीदास का जी है उसे भी तो याद करना पड़ेगा। तो ये वाला आप याद कर लोगे। तो ये दोनों चीजें हमारी गद्यांश पद्यांश की हो गई। इसके बाद हम अगला बढ़ेंगे अपने संस्कृत वाले खंड की तरफ। आपके में संस्कृत के भी खंड आते हैं जो कि हमारा एक अलग से पाठ करके दिया होता है अनिवार्य संस्कृत नाम से। तो जो संस्कृत खंड में आपका रहेगा वो भी गद्यांश वाला, पद्यांश वाला नहीं। तो जो गद्यांश वाला रहेगा उसमें आप लोगों, क्योंकि पद्यांश में उसका वही श्लोक उलोक से रिलेटेड आता है, पोयम से रिलेटेड। तो संस्कृत खंड में आप लोगों को वाराणसी वाले चैप्टर को क्लियर कर लेना है। इसमें आप लोग को संदर्भ लिखना रहेगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो केवल इन्हीं दोनों चैप्टर को पढ़ने से ना आपकी एग्जाम में यही चैप्टर आने वाले हैं। मैंने कई सारे पेपर में देखा है, तभी मैं आप लोग के लिए ये लेकर के आई हूँ। इस वाराणसी वाले चैप्टर को आप लोग क्लियर कर लोगे। इसके बाद अगर ये वाला नहीं फंसा तो दीदी तो आपको क्या करना है कि एक हमारा और है जो कि है वीरः वीरेण पूज्यते। इसमें का जो श्लोक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले चैप्टर को क्लियर करोगे ना तो इसमें से आप लोग के गद्य संस्कृत खंड वाला गद्यांश वाला तो पार्ट क्लियर हो ही जाएगा। बट इसमें एक श्लोक भी है जिसमें कि है वीरः वीरेण पूज्यते। इसमें एक श्लोक है, वो श्लोक आप लोग को श्लोक के अनुवाद वाले में भी काम दे देगा। तो यहाँ से आप लोग को 2 जगह का फायदा मिलेगा। तो इस चैप्टर को तो जरूर से तैयार कर लेना। तो संस्कृत गद्यांश वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब पद्यांश वाले में क्या इंपॉर्टेंट है, तो पद्यांश की बात की जाए तो संस्कृत में श्लोक का अनुवाद करने के लिए आपके में आता है। तो केवल उसी चैप्टर को पढ़ लो ना जिसमें बहुत ज्यादा श्लोक है। एक श्लोक देखो इसमें हो गया वीरः वीरेण पूज्यते वाले में। इसके बाद एक अगला चैप्टर है हमारा जो कि पूरा चैप्टर इस श्लोक से रिलेटेड है, उसमें श्लोक ही केवल दिए हैं। वो वाला है अनयोक्ति विलास। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। श्लोक को पढ़ोगे मजा भी आएगा, याद भी हो जाएगा। एग्जाम में जाओगे लिख करके आओगे भाई, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अनयोक्ति विलास वाले चैप्टर को आप लोग क्लियर कर लोगे। इसके बाद हम अगले की तरफ बढ़े तो एक हमारे हिंदी में ना खंडकाव्य करके भी आता है। तो खंडकाव्य सारे जिलों का अलग अलग होता है, मतलब सारे का नहीं, आप 2-3 जिलों को मिला लोगे तो एक होगा। जैसे किसी में तुमुल खंडकाव्य है, किसी में रश्मि रथी है। तो खंडकाव्य सारे अलग अलग होते हैं। ज्योति जवाहर होता है, बहुत सारे
सारे होते हैं, लेकिन अब उसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है, मतलब कि आपका तो रहेगा ही, लेकिन एक कॉमन बात क्या है उसमें, एक कॉमन बात जो कि वो आएगी ही आएगी। तो खंडकाव्य में कॉमन बात क्या है कि उसमें नायक का चरित्र चित्रण, आपका कोई भी खंडकाव्य हो उसमें नायक तो होगा ही। वही बात आ गई कि बिना हीरो हीरोइन के, बिना नायक नायिका के, बिना एक्टर और एक्ट्रेस के फिल्म कैसे बनेगी। यानी कि अगर नायक का ही चरित्र चित्रण नहीं दिया तो खंडकाव्य में आपसे पूछेगा क्या। वैसे तो ढेर सारे सर्ग भी होते हैं, किसी में 5 सर्ग, किसी में 7 सर्ग, किसी में 9, किसी में 12, किसी में 15, बहुत सारे सर्ग होते हैं। तो अगर एक एक सर्ग याद है तो ठीक है, कोई सर्ग दे देगा तो आप लिख लोगे, लेकिन नहीं, अगर समय की कमी है तो आपका कोई सा भी खंडकाव्य हो उसके नायक को पकड़ो, उसमें दिया होगा, नायक को पकड़ो और नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लो। जैसे मान लो आपके में हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस वाला हो, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं लिख पाओगे क्या, बहुत आसानी से लिख लोगे। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आ गया, महात्मा गांधी के बारे में आ गया, कर्ण के बारे में आ गया, कुंती के बारे में आ गया, क्या नहीं लिख सकते। बचपन से पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, टीवी में देखते आए हो, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। बस एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना आप लोग उस चीज की। खंडकाव्य भी हमारा क्लियर हो गया। अब अगला बढ़ेंगे जो कि एक हमारे में आता है लेखक और कवियों का जीवन परिचय। तो हमारे में तो 4, 5, 6 चैप्टर हैं, कौन से लेखक का जीवन परिचय याद करें। अरे तो चिंता किस बात की, आपकी दीदी है ना आपके साथ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जो आपका लेखक वाला है, लेखक में जो आप लोग को जीवन परिचय को याद करना है, लेखक की बात की जाए तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम रखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी को आपको बिल्कुल रेडी कर लेना है, इसे भूल करके तो बिल्कुल भी मत जाना। जयशंकर प्रसाद जी को तैयार करोगे तो जीवन परिचय तो आएगा ही, साथ में जो हमारा मल्टीपल चॉइस वाला बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न होता है उसमें इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी को आपने ले लिया तो केवल जन्म मृत्यु वही सारी चीजें थोड़ी ना याद करोगे, इसमें आप लोग इनकी रचनाओं को भी याद कर लोगे। तो जो रचनाएं होंगी वो हमारे जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जो 20 एमसीक्यू आते हैं, उसमें भी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को हमेशा पूछा जाता है। तो इनकी रचनाओं को भी आप याद कर लोगे। लेखक का तो हो गया दीदी, हम कवि पर आते हैं। लेखक में केवल एक इन्हीं का याद करके जाओ, जरूर आ जाएगा। उसके बाद कवि की बात की जाए तो कवि के जीवन परिचय में जो हमारा आने वाला है तो वो है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे मैंने जयशंकर प्रसाद जी का बताया था कि आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, वैसे ही तुलसीदास जी के भी एमसीक्यूज में से आ ही जाते हैं लगभग। इसमें से 2 से 3 तो आप लोग के तुलसीदास जयशंकर प्रसाद इन्हीं लोग के एमसीक्यू से लिए जाएंगे। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय को बिल्कुल भी याद करना मत भूलना, बहुत आसान है यार। 1532 में जन्म हुआ था, पैदा हुए थे तो मम्मी पापा ने ले जा करके फेंक दिया था तालाब में, और इनकी पत्नी इनको छोड़ करके चली गई थी। राम जी के भक्त थे, क्या नहीं लिख सकते। टीवी में भी आपने देखा होगा, बिल्कुल आसान है, एक बार याद करके तो जाओ। तुलसीदास जी के जीवन परिचय को आप लोग याद कर लोगे। 7 चीजें तो हो गई, लेकिन एक आखिरी जो 8वां वाला है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब दीदी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसका कारण बताऊं, क्योंकि ये जो 8वां वाला है ना, ये हमारे पूरे के पूरे 9 अंकों का आता है। इसके आगे मैं लिख देती हूँ 9 अंक, यानी कि इसमें क्या होगा कि ये हमारे लिए 9 अंकों का आता है। बाकी सारी चीजों में से कोई 5 अंक का, कोई 3 अंक का, कोई 2 अंक का, कोई 1 अंक का, कोई 5, ऐसे करके आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर की बात की जाए तो ये हमारे 9 अंकों का आता है, तो यानी कि ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो आखिर ये 9 अंक का है क्या जो आता है, वो 9 अंकों का आता है आपके निबंध की सीरीज। निबंध आता है, और निबंध में कौन सा आएगा, प्रदूषण वाला। ये जो हमारा निबंध है ये निश्चित रूप से आएगा।
अगर देखना चाहते हो तो मैंने सारे निबंधों को 1 2 करके सारे निबंधों को करवा के रखा है। फटाफट से हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओ, सारी चीजों को देख डालो भाई। डर लग रहा है कि पास नहीं हो पाओगे, फेल हो जाओगे, अरे कभी फेल नहीं होगे। फटाफट से चैनल पर जाओ, स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा चैनल को सब्सक्राइब करो, हिंदी वाली पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो। भगा भगा कर देखो यार, कौन कर रहा है नॉर्मल स्पीड पर देखो, भगा भगा करके देखो। बहुत ज्यादा चीजें मैंने नहीं पढ़ाई है, लेकिन जो भी बताया है ना वो निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाला है। तो आपके 9 अंकों का निबंध आएगा, जो कि प्रदूषण वाला निबंध पढ़ोगे तो इसमें आपको पर्यावरण के लिए आएगा, तो पर्यावरण के निबंध को भी आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि पर्यावरण के बारे में पढ़ोगे तो जल, वायु, ध्वनि सभी के बारे में पढ़ोगे, तो जल प्रदूषण पढ़ाएगा उसको भी लिख लोगे, पर्यावरण पे भी लिख लोगे, प्रदूषण पे भी लिख लोगे, वायु पे भी लिख लोगे, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो, जिसमें कि मैंने आप लोग को ये 8 मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस को बताया है। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पता है क्यों? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव you all. Take